हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी इज नॉट इक्वल्स टू 0, फाइंड पी बी अपॉन ए इफ। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। तब हमें क्या फाइंड करना है? बी अपॉन ए फाइंड करना है। पहली कंडीशन ये हमको गिवन है। तो देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? बी अपॉन ए फाइंड करना है। सबसे पहले वो लिखिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? विच इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए। यही इसका फॉर्मूला होता है, हमने लिख दिया। फिर हमें गिवन क्या था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो क्या है? बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, मतलब इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है मतलब बी के जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर प्रेजेंट है ना। ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। तभी वो उसका सबसेट होता है। बी जो है वो नंबर ऑफ सीरीज में ज़्यादा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ए, इसलिए ये इसका सबसेट है। और अगर ये इसका सबसेट है तब कंडीशन क्या होगी कि इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। देन पी बी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ए अपॉन ए, बिकॉज इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और पी ए विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो ए, राइट। बिकॉज पी ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल हुआ ना। और इनका इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी ए के इक्वल है बिकॉज वो उसका सबसेट है ना। तो इनको दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 1 निकल के आ रही है। समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व हुआ है? नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू 5। इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। देन बी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे बोला गया कि इनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू क्या है? 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 0, बिकॉज 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट। और नल सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं? 0 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0 अपॉन ए, और 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 0, बिकॉज 0 किसी भी एलिमेंट के अपॉन में आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो चाहे वो डिवाइड के फॉर्म में हो। सॉल्यूशन पूरा का पूरा 0 कर देता है बस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अ कपल हैज 2 चिल्ड्रंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चाइल्ड आर मेल। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि दोनों बच्चे जो हैं वो क्या है? मेल हैं। इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। और एक और कंडीशन उसने क्या कही है कि दैट एट लिस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। एट लिस्ट वन चिल्ड्रन इज अ मेल, ये कंडीशन हमारी सेकंड दी हुई है। एट लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है। एट लिस्ट का मीनिंग होता है वो और उससे ज़्यादा, मतलब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एक लड़का तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पे एटलिस्ट का यूज़ है। एटलिस्ट मतलब होता है वो और उससे ज़्यादा, मतलब 1 भी चलेगा और 1 से ज़्यादा 2 भी चलेगा, लेकिन 2 से कम, लाइक 1 से कम नहीं चल सकता, मतलब 0 वगैरह नहीं चल सकते कि दोनों फीमेल हो, तो वो कंडीशन एटलिस्ट को वेरीफाई नहीं करेगी। एटलिस्ट 1 का मतलब होता है एक और एक से ज़्यादा। समझ गए आप लोग? तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सैंपल स्पेस, एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों क्या हो? मेल हो। सेकंड कंडीशन मेल एंड फीमेल। देन थर्ड कंडीशन पहला फीमेल हो, सेकंड क्या हो? मेल हो। और फोर्थ कंडीशन क्या होगी कि दोनों जो है वो क्या होंगे? फीमेल होंगे। ये कंडीशन जो है वो एटलिस्ट में कभी भी वेरीफाइड नहीं है। लेट एक्स इज द इवेंट ऑफ एटलिस्ट वन चाइल्ड इज मेल। एक्स क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि एटलिस्ट वन चाइल्ड जो है वो क्या होगा? मेल होगा। और सेकंड कंडीशन हम वाई को एज्यूम कर रहे हैं कि लेट वाई इज अ इवेंट ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर मेल। वाई हम इसे अज्यूम कर रहे हैं जिसमें बोथ चिल्ड्रंस क्या होंगे? मेल होंगे। और पहली कंडीशन जिसमें हम एक्स को किसको बोल रहे हैं कि एक बच्चा कम से कम मेल होना ही चाहिए। एटलिस्ट का मतलब एक और एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक्स के लिए देखिए किस तरीके से सैंपल स्पेस बनेगा। मेल एंड मेल, पहली कंडीशन एक और एक से ज़्यादा मतलब दोनों, है ना, दोनों मेल हो सकते हैं, ये कंडीशन हो गई। सेकंड पहला मेल सेकंड फीमेल, थर्ड कंडीशन फीमेल देन मेल। एफ एफ नहीं आएगा, मैंने अभी क्लियर किया है। एटलिस्ट का मतलब होता है वो और उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे बोला गया एटलिस्ट 1, तो 1 और 1 से ज़्यादा, 1 से कम नहीं चल सकता है, इसलिए यहाँ पे फीमेल फीमेल नहीं लिखा गया है। देन वाई के लिए देखिए, वाई के लिए क्या लिखा हुआ है? बोथ चिल्ड्रन आर मेल। बोथ चिल्ड्रन मेल है, इसके लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, एम और एम, सॉरी, है ना, दोनों बच्चे जो हैं वो क्या होंगे? सिर्फ मेल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम और एम। क्लियर हो गया? टोटल सैंपल स्पेस कितना अपना 4 है, और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एम एम, राइट। इनका इंटरसेक्शन यही है। अब हम देख लेते हैं पी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3/4 एंड पी वाई विच इज इक्वल्स टू 1/4। ये चीज़ क्लियर है। पी बी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए विच इज इक्वल्स टू, देखिए बी और ए क्या है? बी आपका है वाई और ए है आपका एक्स। ये फॉर्मूला में मैंने चेंज नहीं किया है बिकॉज मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। आप लोगों की आदत है ना ए बी से लिखने की, तो इसलिए
मैंने यहाँ पे b अपॉन ए के फॉर्म में लिखा है। अगर आपको डाउट है तो इस तरीके से समझ लीजिएगा, b जो है वो y है, a जो है वो x है। ओके, तो p a इंटरसेक्शन b अपॉन पी ए विच इज़ इक्वल्स टू, इसका इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 1/4 और पी ए कितनी वैल्यू है हमारे पास 3/4। क्लियर हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 बिकॉज 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसका सेकेंड पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल। अब यहाँ वहाँ पे क्या बोला गया था कि बोथ चाइल्ड क्या थे, मेल थे। यहाँ पे बोथ चाइल्ड क्या कंडीशन दी है, फीमेल है। इफ़ इट इज़ नोन दैट द चिल्ड्रन इज़ अ फीमेल, इफ़ इट इज़ नोन दैट कि द एल्डर, जो बड़ा बच्चा है वो क्या होगा हमारे पास, फीमेल होगा। जो बड़ा बच्चा है वो फीमेल होगा। सेकंड कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि दोनों जो है वो फीमेल हो। सेकंड कंडीशन ये है कि पहला जो बच्चा एल्डर बच्चा होगा वो क्या होगा हमारे पास, फीमेल ही होगा। तो देखिए, लेट एक्स बी द एल्डर चिल्ड्रन इज अ फीमेल। पहला हम x क्या मान रहे हैं कि जो बड़ा बच्चा होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। मतलब फर्स्ट साइड क्या आएगी, फीमेल, उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि लेट y बी बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। y हम मान रहे हैं कि दोनों चिल्ड्रन क्या है हमारे पास, फीमेल है। तो x इक्वल टू क्या सैंपल स्पेस बनेगा, एफ एम और एफ एफ। अब बच्चे बोलेंगे मैम एम एफ क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे क्या था, पहला कौन आ गया था, मेल आ गया था, और मेल हमें फर्स्ट कंडीशन में नहीं चाहिए। उसने कहा ना कि एल्डर चिल्ड्रन इज अ फीमेल, पहला जो बड़ा बच्चा है वो क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो बड़ा कहाँ पे आता है, फर्स्ट पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे एफ एम और एफ एफ आया। क्लियर हो गया। और सेकेंड में बोला गया था कि दोनों फीमेल हो, दोनों फीमेल की कंडीशन क्या होती है, वाई इक्वल टू एफ एफ। क्लियर हो गई नहीं ये दोनों चीज़ें। पी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2/4 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। पी वाई विच इज इक्वल्स टू 1/4। देन इनका हम क्या निकालते हैं, हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पी वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी एक्स। इसमें मैंने एक्स के फॉर्म में लिखा है क्योंकि आप पिछले वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे ना, ए और बी में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में ही लिखा है। तो देखिए इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 1/4 और पी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2। तो यहाँ पे देखिए हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई विथ 2/1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। Suppose that 5% of men and 0.25% of women, 5% मैन है और 0.25% जो है वो क्या है, वुमेन है। हैव ग्रे हेयर, उनकी क्या है, ग्रे हेयर्स है। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट द रैंडम, ग्रे हेयर पर्सन जो है वो रैंडम में से सिलेक्टेड हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पर्सन सिलेक्ट हुआ है वो क्या है, मेल है। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स, हमें एज्यूम करना है कि वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल्स है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मेल और फीमेल के परसेंटेज गिवन है। उसके बाद उसने कहा है कि उनके हेयर्स जो है वो ग्रे हैं। देन उसने कहा है कि एक पर्सन जो है वो रैंडमली सिलेक्ट हुआ है। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो रैंडम पर्सन सिलेक्ट हुआ है वो क्या है, मेल है, और वो मेल है। उसके बाद एक और चीज़ बोली गई है कि हमें क्या एज्यूम करना है कि नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल जो है वो क्या है, इक्वल है। मतलब अगर हम नॉर्मल फॉर्म में देखें तो एक मेल और एक फीमेल, राइट अगर इक्वल है मतलब एक एक को एज्यूम कर लेते हैं। एक सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास 1 ही होता है ना, उसने बोला इक्वल हमें मानना है, तो हम मान लेते हैं कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 2, एक मेल और एक फीमेल, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए ना। ये चीज़ समझ में आई, बिकॉज दोनों क्या है, इक्वल है। तो मतलब जब हम फीमेल के लिए लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे 1/2, मेल के लिए भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/2। एक फीमेल है एक मेल है, कितने में से, 2 में से। समझ गए ना आप लोग किस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखो फॉर अ मेल, मेल के लिए मैं कैपिटल M ले रही हूँ, फीमेल के लिए कैपिटल F। यहाँ पे देखिए लेट x अपॉन जी इज द इवेंट फॉर द ग्रे हेयर पर्सन। जी इसलिए लिया है बिकॉज ग्रे हेयर की बात की जा रही है। आप लोग चाहे तो RA कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जी इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे ग्रे हेयर की बात हो रही है। अब देखिए मैंने अभी बता दिया कि ये किस तरीके से आएगा, PM विच इज इक्वल्स टू PF विच इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज उसने बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स, तो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स हो गए। अब देखिए PG अपॉन M, ग्रे हेयर फॉर द मेल कितने परसेंट है, 5%, विच इज इक्वल्स टू 5/100, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/20। पी जी अपॉन एफ विच इज इक्वल्स टू 0.25, सॉल्व करेंगे 0.25 पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100 आ गया, परसेंटेज में था तो ऑलरेडी एक 100 था।
इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। कैंसिल आउट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 400, 1/400, ये आपका इसका G/F की वैल्यू है। इसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड करना था, PM/G मेल फॉर अ ग्रे हेयर, यही फाइंड करना है ना। उसने साफ साफ लिखा है कि जो पर्सन रैंडमली हमने सिलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, ग्रे हेयर का मेल होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मेल फॉर अ ग्रे हेयर विच इज इक्वल्स टू PM/G/M प्लस PF+G/F। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/20 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/20 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/400 विच इज इक्वल्स टू 1/40 अपॉन 1/40 प्लस 1/800। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो देखिए 1/40 अपॉन 20 प्लस 1/800 विच इज इक्वल्स टू 1/40 मल्टीप्लाई विथ 800 अपॉन 21। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 20/21, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। 90% पीपल्स जो है वो राइट हैंड से लिखते हैं इसलिए उनको राइट हैंडेड बोला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट, क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल्स आर राइट हैंडेड। कितने पीपल्स, 10 पीपल्स जो है वो क्या हो हमारे राइट हैंडेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। हमें राइट हैंड की तो बात कर ली, अब राइट हैंड का अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो मतलब दो कंडीशन है, दो टाइप के पीपल है, एक कौन से राइट हैंड वाले, एक कौन से लेफ्ट हैंड वाले। हमें राइट हैंड की प्रोबेबिलिटी दी है, लेफ्ट की नहीं दी हुई, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से माइनस करके। 1 में से क्यों माइनस करते, बिकॉज बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल कलेक्शन हमारा कितना होता है। प्रोबेबिलिटी जो है हमारी एक तो 0 से ग्रेटर होती है और 1 से लेस देन होती है, यही प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है ना। तो प्रोबेबिलिटी 0 से कहाँ तक रहती है, 1 तक रहती है, इसलिए हम हमेशा 1 में से ही माइनस करते हैं। तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल्स, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। द राइट हैंडेड पर्सन हमें गिवन है 90%, 90/100 कैंसिल करेंगे 0 से 0 तो क्या आ रहा है हमारे पास 9/10। द लेफ्ट हैंडेड पर्सन 1 में से इसको माइनस किया तो कितना आ रहा है हमारे पास 1/10 आ रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। टोटल पीपल कितने हैं, मतलब एन हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है। उसने लिख रखा है ना सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड, है ना। सैंपल ऑफ 10 पीपल्स क्या है हमारे पास, राइट हैंडेड है, मतलब एन क्या गिवन है हमको, 10 गिवन है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए पी एट मोस्ट 6, पी क्या है हमारे पास, पी एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम राइट हैंडेड पीपल्स। एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, वो और उससे ज़्यादा कंडीशन में जब हम देखते हैं तो एट मोस्ट का मीनिंग और एटलिस्ट का मीनिंग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एटलिस्ट का मीनिंग होता है वो और उससे ज़्यादा, और एट मोस्ट का मीनिंग होता है वो और उससे कम। इसमें हमेशा लेस देन की बात होगी, इसमें हमेशा ग्रेटर देन की बात होती है। सबसे मेन बच्चों को इसी में डाउट होता है, तो ये चीज़ एकदम क्लियर अपने माइंड में रख लीजिए आप लोग कि एटलिस्ट का मीनिंग होता है हमेशा ग्रेटर। अगर एटलिस्ट में बोला गया है कि आपके पास 5 पर्सन्स हैं तो हम कंडीशन 5 से ज़्यादा की ले सकते हैं, बट 5 से कम पर्सन्स की कंडीशन हम नहीं ले सकते। वहीं पे अगर एटमोस्ट बोला गया हो तो एटमोस्ट में हम क्या करेंगे, अगर उसने बोला कि आपके पास 5 पर्सन्स हैं तो हम क्या करेंगे 5 और 5 से कम पर्सन्स लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, बट 5 से ग्रेटर कभी भी इसमें अलाउड नहीं है। इसमें ग्रेटर अलाउड नहीं है, इसमें लेस देन अलाउड नहीं है। क्लियर हो गई ना ये चीज़ कि एटलिस्ट और एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एटमोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम, है ना। तो 6 मतलब क्या हुआ कि आपको 6 से ज़्यादा की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको माइनस करना है। अब टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 है। 10 में से उसने बोला कि 6 तक के एटमोस्ट हैं, तो 6 तक की बात हो रही है ना। तो 10 में से 6 से ग्रेटर कितने नंबर्स होते हैं, 7 8 9 10। तो उसको हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा एटमोस्ट 6। क्लियर हो गई ना ये चीज़। अब देखिए 1 माइनस P7 प्लस P8 प्लस P9 प्लस P10, इसको किस तरीके से हम सबको लिखते थे वही फॉर्म यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। 10C7 9/10 की पावर 7 1/10 की पावर 3 प्लस 10C8 9/10 की पावर 8 1/10 की पावर 2 प्लस 10C9 9/10 की पावर 9 1/10 की पावर 1 प्लस 10C10 9/10 की पावर 10 1/2 की पावर 0। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखिए आप चाहो तो इसको कॉमन ले सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर कॉमन नहीं लेना है तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है 7 8 9 10, मतलब 7 तो सब में फिक्स है, ओवरऑल काउंटिंग में हमारा 7 फिक्स है, और 7 से कहाँ तक वैल्यूज जा रही है हमारे पास 10 तक जा रही है। तो अगर मैं समीशन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखती हूँ तो समीशन के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, आर इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू किधर से किधर तक जा रही है, 7 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है हमारी 10 तक जा रही है, राइट।
7 से स्टार्ट होकर वैल्यू हमारे पास 10 तक जा रही है। अगर हम इसका बेसिक फॉर्म लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, सी आर 9/10। 9/10 में यहाँ पे देखो ना वैल्यू 7 से लेके कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे बिकॉज 7 से लेके 10 तक जा रही है, ये इस चीज़ को प्रूफ करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1/10। अब 1/10 में क्या होता है, जो हमारा देखो 7 है तो 7 में जब 10 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा 3, इसलिए यहाँ पे 3 आया। तो क्या माइनस हो रहा है, आर माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 माइनस आर। क्लियर हो गया किस तरीके से ये चीज़ आ रही है। तो ये सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे बहुत परफेक्ट है, पीछे आंसर भी इसी तरीके से दिया हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। चाहो तो 9/10 आर 1/10 10 माइनस आर पावर में ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। An urn contain 25 balls of which 10 balls are bear a mark X। 10 balls जो है वो क्या है, मार्क X से डिनोट हो रही हैं। एंड रिमेंबर 15 बियर अ मार्क Y। और 15 जो है वो किससे डिनोट हो रही है, मतलब कौन सा मार्क उसमें अप्लाई हो रहा है, Y। एक 10 बॉल्स में X और 15 बॉल्स में Y। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 25 है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द अर्न। एक बॉल जो है वो ड्रॉन की गई है रैंडमली। इट्स मार्क इज नोटेड डाउन एंड इट इज रिप्लेस्ड। उसका मार्क्स जो मतलब मार्क जो था उसको हमने नोट कर लिया, उसके बाद उसको रिप्लेस्ड कर दिया। इफ 6 बॉल्स आर ड्रॉन इन दिस वे, इसी तरीके से हमने 6 बॉल को निकाला, उसके मार्क्स हमने लिखे, उसके जो मार्क थे ना, जैसे एक्स और वाई में से कुछ भी एक मार्क था उसको हमने लिखा और उसको वापस से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस्ड कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी वो देखना कि ऑल विल बियर एक्स मार्क्स, कि जितनी बॉल्स हमने उस 6 निकाली थी ना, जो बॉल्स ड्रॉन की थी, वो सारी की सारी बॉल्स जो हमने वापस से पुट कर दी वो सारी की सारी क्या थी, हमारे पास एक्स मार्क की थी। ये प्रोबेबिलिटी हमको बोली है कि फाइंड करनी है। तो देखिए टोटल बॉल कितनी थी 25, उसमें से एक्स मार्क वाली कितनी थी 10 और वाई मार्क वाली कितनी थी 15 थी। तो पी एक्स इक्वल टू 10/25 विच इज इक्वल्स टू 2/5 एंड पी वाई विच इज इक्वल्स टू 15/25। वेयर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5। ये दोनों चीज़ तो इजी थी। अब हमें फाइंड क्या करना है कि ऑल विल बी एक्स मार्क, जितनी भी है वो क्या है हमारे पास एक्स मार्क्स की है। तो यहाँ पे बॉल कितनी ड्रॉन हुई है, 6 ड्रॉन हुई है, राइट। बॉल 6 ही ड्रॉन हुई है। तो अगर उसने बोला है कि 6 की 6 क्या थी हमारे पास, एक्स मार्क की थी, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 6 2/5 की पावर 6। 2/5 की पावर 6 के लिखिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, एक्स मार्क की बात हो रही है। तो 2/5 की पावर 6 और अदर मार्क में जो हम क्या पावर लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 2/5 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों में वैल्यू 1 ही आ रही है, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू सेम ही आनी है। क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन, नॉट मोर देन 2 विल बी बियर वाई। अब यहाँ पे बोला है कि मोर देन 2, राइट। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, मतलब 4 जो है वो क्या होंगी हमारी x होंगी और 2 जो है वो हमारे पास क्या होंगी, y मार्क की होंगी, है ना। अगर हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तब जाके ही 2 बचेगा। तो हम 6 में से 4 जो है वो क्या होंगी, हमारी x होंगी ना। तो x को हम अलग सेपरेट कर देंगे तब जाके हमारे पास क्या बच जाएंगी, y मार्क की बॉल बच जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 6C4 2/5 की पावर 4। 2/5 की पावर 4 क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि अगर 2 बॉल्स उसने बोला कि y होनी चाहिए तो बची हुई 4 क्या होंगी, x ही होंगी ना। तो इसलिए 2/5 की पावर 4 3/5 की पावर 2 प्लस 6C5 2/5 की पावर 5 3/5 की पावर 1 एंड 6C6 2/5 की पावर 6 एंड 3/5 की पावर 0। 4 5 6 किस तरीके से लिखा गया, उसने क्या कहा था, नोट मोर देन 2 बियर वाई मार्क्स। नॉट मोर देन, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 और 2 से कम। मैंने अभी कहा ना एटलिस्ट का मीनिंग होता है ज़्यादा, मोर देन का मीनिंग होता है वो और उससे लेस देन। तो यहाँ पे 2 1 0। क्लियर हो गया ना किस तरीके से हम लिखते हैं। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 माइनस 4 2/5 की पावर 4 3/5 की पावर 2 प्लस 6 अपॉन 5 एंड 1 2/5 की पावर 5 3/5 की पावर 1 प्लस 2/5 की पावर 6। इसके साथ जो मल्टीप्लाई में था 3/5 उसकी पावर 0 थी, इसलिए मल्टीप्लाई में हुआ तो 1 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2/5 की पावर 4 5 एंड 6, राइट। तो 2/5 की पावर 4 जो है वो कॉमन आ सकता है, लिख दीजिए। 2/5 की पावर 4 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है 15 मल्टीप्लाई विद इसका स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। इसको हम सॉल्व करते हैं 6 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो गया।
इसके बाद देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 6, 5 एंड 5, तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 6 बचा, तो यहाँ पे आ गया 6 मल्टीप्लाई विद 2/5 की पावर, एक कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक ही बचेगा ना, तो 2/5 की पावर 1, एंड यहाँ पे 3/5 की पावर ऑलरेडी 1 है, और यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे हमने 6 में से 4 माइनस करो तो कितना बच रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, सॉल्यूशन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, आपका हक है। अब देखिए 2/5 की पावर 4, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू आ रही है, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 135/25, और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, 5 6 कितना होता है 30, तो ये भी इसी के साथ में सॉल्व में जाएगा, है ना, ये और ये साथ में ही सॉल्व होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है, 3 2 6, 6 6 36, 36/25, यहाँ पे क्या बच रहा है 4/25, लिख दिया हमने। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबके एलसीएम सेम ही है, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, 2/5 की पावर 4, 135 प्लस 36 प्लस 4, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 175/25। इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 5 5 25, 3 5 15, 5 3 1 3 7 35, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 7 मल्टीप्लाई विद 2/5 की पावर 4, ये आपका आंसर है। आई होप आपको कोई डाउट ना रहे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, काफ़ी ऑप्शन है इसमें, लगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा बट इसमें बहुत ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है, एटलीस्ट 1 बॉल विल बी ऑफ वाई मार्क, एटलीस्ट, यहाँ पे क्या आ गया, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, वो और उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे बोला गया 1 बॉल विल बी अ वाई मार्क, तो एटलीस्ट का मीनिंग हो गया वो और उससे ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 - P6 x मार्क, यहाँ पे हमारी वाई बियर की बात की जा रही है, तो x के जितने भी एलिमेंट वो हट जाएंगे, सारे के सारे किसके लिए होंगे, y के लिए होंगे, वाई मार्क के होंगे, x के जितने भी एलिमेंट है वो हट जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 में से क्या माइनस करेंगे, 6x मार्क वाले, मतलब x मार्क के जितनी भी बॉल्स हैं उन सबको हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएंगी, y की बच जाएंगी ना, और y के हमारे पास क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, y के लिए सारे 1 से लेके 6 तक पूरे के पूरे रहेंगे, जो क्या होंगे, हमारे y मार्क्ड रहेंगे, इसलिए हमने इसको x में से माइनस कर दिया। क्लियर हो गई नहीं ये चीज़। अब देखिए 1 - 6 C6, 3/5 की पावर 0, 3/5 क्या था हमारे पास, 3/5 हमारा y है ना, तो y के एक भी एलिमेंट नहीं, y के एलिमेंट सारे हमारे किस में होंगे, जो समीशन होगा उसमें जो वैल्यूज आएंगे उसमें होंगे, तो y के एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स किसके हमारे हटा रहे हैं, हम x के हटा रहे हैं ना, y के तो हमको चाहिए सारे एलिमेंट्स, x के एलिमेंट्स जो है वो क्या करने हैं, हमें हटाने हैं, x के जो मार्क्स हैं, x की जो बॉल्स हैं उन सबको हमें हटाना है, इसलिए यहाँ पे y की पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। 2/5 की पावर 6 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2/5 की पावर 6, मतलब 1 में से 2/5 की पावर 6 जब हम हटाएंगे तब हमें क्या मिलेंगे, वाई मार्क के बॉल्स हमको मिल जाएंगे। क्लियर हो गई नहीं ये चीज़, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉल विथ x मार्क एंड y मार्क्स विल बी इक्वल। अब नंबर ऑफ बॉल्स x मार्क्स की और y मार्क्स की क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो यहाँ पे कितनी बॉल ड्रॉ की गई थी, 6, अब 6 का हाफ ऑफ करें तो क्या होगा, 3 and 3, है ना, तो ये 3 and 3 में ही इक्वल होंगे, तो लिखिए यहाँ पे 3/5 की पावर 3 एंड 2/5 की पावर 3, दोनों की पावर 3 इसलिए लिखी बिकॉज हमें क्या बोला गया था, इक्वल होने चाहिए, इक्वल कंडीशन यही होती है। तो अब देखिए 6 में से 3 गया तो बचा 3, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 3/5 की पावर 3 एंड 2/5 की पावर 3, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 6 × 5 × 4 देन 3, एंड यहाँ पे 3 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 3 2 फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 5 and 4, एंड 5 4 कितना होता है हमारे पास, 20 होता है। 20 कैसे आया आपको समझा ही दिया है मैंने। इसके बाद देखिए 3/5 की पावर 3, 2/5 की पावर 3, देन यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर दिख रही हैं, क्या चीज़ें जो कट सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 20 है, इसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 2/5 है, 5 1 5 4 राइट। इसको मैंने 5 इसलिए निकाला ताकि ये 20 हमारा कैंसिल आउट हो जाए। अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी आंसर लिखेंगे, कोई गलती नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं ना जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए हमने यहाँ से 5 निकाला, कैंसिल आउट किया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसके बाद देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। साथ में यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन में 2/5 की पावर क्यूब,
यहाँ तक समझ में आ गया। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 864/3125, राइट। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मेथड बिल्कुल सेम है। सिक्स्थ है हमारे पास, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 hurdles. The probability that he will clear each hurdle in 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? उसके क्या हो जाता है, नॉक डाउन फीवर देन 2 hurdles। 2 hurdles जब कंप्लीट होने वाले होते हैं उससे पहले उसको उस बात का फियर होने लग जाता है। अब फियर किस चीज़ के कारण से हो रहा है वो नहीं पता, यहाँ पे नहीं दिया है, बट उनको फियर हो रहा है, ये उसमें बोला गया है। तो देखिए हमें किस तरीके से क्या फाइंड करना है वो आप देख लीजिए एक बार। अब फियर के लिए उसने बोला है कि हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब 2 हर्डल्स बाकी थे तब उसको क्या होता है, फियर होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्डल क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उसने हमें गिवन दी है, वो कितनी है 5/6 है। नॉट क्लियर की कंडीशन क्या होगी, जब हम उसमें से 1 माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा नॉट के लिए, तो वो कितना हो गया 1/6 हो गया। पी नॉक डाउन फियर दैट 2 हर्डल्स से पहले उसको क्या होता है, फियर होता है 2 के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन देन। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 की बात की जा रही है, राइट। तो 2 की कंडीशन में हम अगर x के फॉर्म में देखें तो क्या देखते हैं हम 2 की कंडीशन में, एक तो हम देखेंगे 0, एक तो हम 1 देखेंगे, तभी जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 कंडीशंस होंगी ना। अगर हम लोगों को बोला गया है 2 हर्डल्स की बात की जा रही है तो प्रोबेबिलिटी उसकी कैसे देखी जाती है, 0 और 1। इसी तरीके से हम देखेंगे ना 2 हर्डल्स के लिए। तो देखिए पहली कंडीशन नॉट क्लियरिंग की 0 और सेकंड कंडीशन क्लियरिंग की नॉट क्लियरिंग की क्या है हमारे पास 1। पहली कंडीशन 0, सेकंड कंडीशन क्या होगी 1। उसने हमें बोला है कि 2 कंडीशंस हैं, एक तो होगी कि 0 और एक होगी हमारे पास 1, तभी हम फाइंड कर सकते हैं ना क्या कि 2 हर्डल्स जो है उस टाइम पे उसको क्या हो गया था, फियर हो गया था। फियर होने के लिए कंडीशंस उसने बोला था कि 2 हर्डल्स के पहले उसको जो है फियर हो गया था। तो एक कंडीशन क्या होगी कि पी नॉट क्लियरिंग 0 हर्डल्स एंड सेकंड क्या होगी 1 हर्डल। समझ पा रहे हैं आप, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो उसने क्या बोला था कि 2 हर्डल से पहले उसको क्या होता है, फियर होता है। फियर होता है मतलब वो डर रहा है 2 हर्डल से पहले। तो कंडीशन क्या होगी 2 हर्डल से पहले उसकी डरने की, एक प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 0 हर्डल हो, है ना। नॉट क्लियरिंग की कंडीशन एक होगी हमारी 0, एक होगी हमारी 1। अगर इसको किसी दूसरे फेस पे देखना है तो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक डाई उसने थ्रो करी, एक बार तो उसने डाई थ्रो कर दी, अब दूसरी बार डाई थ्रो करने से पहले, या फिर मान लो कि 3 बार उसने डाई थ्रो करी, फिर उसके बाद 2 टाइम्स और डाई थ्रो करनी, बट उसको फियर हो रहा है कि 6 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ऐसी प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड करने को दी गई है तो अब उसको फियर कब आ रहा है, जब उसको 2 और उसको थ्रो करने हैं तब उसको फियर आ रहा है कि 6 आना चाहिए या 6 नहीं आएगा, 6 आना चाहिए बट आएगा कि नहीं आएगा, इस बात का उसको फियर है। तो मतलब क्या हुआ, 2 कंडीशन, अब 2 में से या तो वो एक बार क्या नहीं करेगा, टॉस नहीं करेगा, या एक कंडीशन है कि वो कम से कम एक बार तो डर के मारे टॉस करेगा ही करेगा। अब उसमें कंडीशन क्या होगी, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, तो यही कंडीशन होगी ना 0 और 1 कि आ रहा है ये नहीं आ रहा है ना। डर पे भी इंसान एक को तो पार करता ही है ना, एक को तो चीज़ अप करता ही है। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, आप लोगों कई बच्चों को ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स बहुत टफ लगती है, कई बच्चे ऐसे जिनको मैथ्स ईजी भी लगती है ना। तो हम लोग क्या कंडीशन देखते हैं कि अगर बच्चा डर रहा है, लेकिन क्या हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, नहीं ना, हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को और डेवलप करते हैं अपनी स्टडी स्किल्स, यही करते हैं ना हम लोग। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो हम पढ़ना ही छोड़ दें या तो हम पढ़ के देखें कि कितना हम कर पा रहे हैं, मार्क्स कितने स्कोर कर पा रहे हैं, यही कंडीशन होती है ना। मतलब या तो हम पढ़ना ही छोड़ दें मतलब 0, या तो हम पढ़ के देखें कि कंडीशन 1। तो क्या आप लोग कभी पढ़ना छोड़ते हैं, नहीं ना, एक बार पढ़ के देखते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स में मार्क्स ला सकते हैं या कितने मार्क्स ला सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 तक जाते हैं ना आप लोग। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे उसने बोला था कि उसको 2 के बाद जब 2 हर्डल्स बाकी थे तो उसको फियर हो रहा था, डर लग रहा था। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट क्लियरिंग की, एक होगी कि 0 हर्डल्स उसने वो उसके बाद गया ही नहीं, एक प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने एक क्लियर किया, या फिर जैसे 2 फियर होने के बावजूद होता है ना कि हम वहाँ तक जाते हैं, पॉसिबिलिटी यही रहती है कि इंसान वहाँ तक जाके कोशिश करता ही है कि शायद हम पास हो जाए उस चीज़ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अगर 2 हर्डल्स है तो एक कंडीशन होगी 0 की और एक कंडीशन होगी 1 की। समझ गए ना आप, 0 और 1 की कंडीशन किस तरीके से आई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए
10c0 5/6 की पावर 10 1/6 की पावर 0 प्लस 10c1 5/6 की पावर 9 1/6 की पावर 1। अब यहाँ पे 5/6 की पावर कॉमन हो रही है, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। 5/6 की पावर 9, यहाँ से क्या बच रहा है 5/6, बिकॉज ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये पूरा भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिर्फ 5/6 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बच रहा है 10 लिख दिया यहाँ से बचा जो, और यहाँ से क्या बच रहा है 1/6 लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 5/6 प्लस 10/6, इसमें एलसीएम लेंगे, 10 + 5 = 15, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15/6। 15 को ब्रेक करके लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे आप लोग, 5 × 3/6। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 5 और 6 की पावर क्या है 1, 5 और 6 की पावर 1 है ना, 1 और 9 10 हो गया ना, तो 5/6 की पावर 10 और क्या है हमारे पास बाहर 3, ये जो 3 है ये यहाँ पे बच गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या, देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 को अगर हमें कैंसिल आउट करना है, हटाना है, तो किस तरीके से हटा सकते हैं वो देखिए। 3/6, अब यहाँ पे एक 6 हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर 10 और 6 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 9 हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ से आंसर, यहाँ पे हमारे पास आंसर बच रहा है 5 की पावर 10/2 इंटू यहाँ पे क्या है 6 की पावर 9। क्लियर हो गया किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। यहाँ तक भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दोगे और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6 आर ऑब्टेन। एक डाई जो है वो अगेन थ्रो हो रही है जब तक उसमें क्या नहीं आ रहा, 3 बार 6 नहीं आ रहा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इज द 6th थ्रो ऑफ द डाई। फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी की जो थर्ड 6 आया है वो 6 टाइम डाई को थ्रो करने पे आया है। ओके, ये उसने फाइंड करने को बोला है। एक डाई जो हम नॉर्मली थ्रो करते हैं उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, सैम्पल स्पेस बेसिक वाला देखें 1 से लेके 6 तक, टोटल सैम्पल स्पेस कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 ऑन अ डाई, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें से अगर हम 6 की देखी जाए तो कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, और टोटल कलेक्शन कितना है हमारे पास 6 है, तो क्या आ जाएगा 1/6। अब नॉट गेटिंग अ 6 की प्रोबेबिलिटी इसमें से 1 माइनस कर दो, 1 - 1/6 विच इज इक्वल्स टू 5/6। अब तो आप जीनियस इस बात के लिए कि 1 किस तरीके से माइनस होता है, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए P 2 6 इन 5 थ्रो, 2 6 इन 5 थ्रो है ना, 2 6 आए हैं कब 5th थ्रो पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी 5 6 2 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 3। इसी तरीके से उसने बोला 6 ऑन 6 थ्रो, लिखा हुआ है ना कि 6 ऑन 6 थ्रो, 6 ऑन 6 थ्रो का मतलब क्या है 6 टाइम थ्रो हुई है, उसमें से कितने बार हमारे पास 6 आया 1 बार, तो क्या होगा 1/6 होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना आप लोगों को। अब देखिए प्रोबेबिलिटी 5c2, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा ये, बिकॉज उसने बोला है कि 2 6 इन 5 थ्रो, 2 बार 6 किस में आया है 5 थ्रोज में आया है, और एक 6 किस में आया है 6 थ्रो पे आया है। अब ये किस तरीके से पता चला, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहा, जब तक आपके पास 6 नहीं आ रहा था आपने डाई को थ्रो किया। सेकेंड कंडीशन उसने क्या बोली है कि थर्ड 6 कब आया है, जब 6th थ्रो हुआ है, मतलब 6 टाइम हमारी डाई थ्रो हुई है, तो एक बार थर्ड थ्रो पे तो 6 आ गया, तो बचे हुए जो 2 6 आए हैं वो कब आए हैं, वो 5th थ्रो पे ही आए होंगे ना, क्योंकि 3 बार 6 आए हैं उसने बोला है। 3 बार 6 आने में से एक बार 6 कब आया, जब 6th थ्रो था, है ना, तो बचे हुए किस में आए होंगे 5th थ्रो में ही आए होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 5th थ्रो में कितने आए हैं 6th थ्रो में कितने आए हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5c2 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 1/6। इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 एंड 5 में से 2 किया तो कितना बचा 3, 1/6 की पावर 2, इसको सॉल्व किया 5 की पावर 3 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 1/6। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 10, 1/6 की पावर 3, 3 कहाँ से आ रही है वो बताते हैं अभी। एक 6 ये, एक 6 ये, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे एक पावर मिल गई तो कितना हो गया 6 की पावर 3, यहाँ पे क्या बच रहा है 5/6 की पावर 3। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे 6 की पावर 3 इसको अलग रहने देते हैं। पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 3 मतलब कितना हो गया हमारे पास 5 की पावर 3 इज़ 125, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास 10, यहाँ पे 6 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 6 की पावर 3 है, 6 + 6 3 + 3, तो 6 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 6 हो गई। 6 की पावर 6 कितना होता है 4 6 6 5 6, और यहाँ पे 250 के साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 1250,
इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 635 अपॉन, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 23328, ये आपका आंसर है 635 अपॉन 23328। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, लीप ईयर जो है वो रैंडम में से सिलेक्टेड हुआ है। व्हाट इज द चेंजेस दैट इट विल बी कंटेन 53 ट्यूसडेज, क्या जो चेंजेस है कि उसमें से क्या आ जाए 53 ट्यूसडे आ जाए। तो टोटल डेज लीपी डे में कितने होते हैं 366, ऐसे तो हमारे टोटल डेज कितने होते हैं 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में कितने होते हैं हमारे पास 366 डेज होते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही है। टोटल वीक कितने होते हैं, टोटल वीक होते हैं हमारे 366 में से क्या डिवाइड कर देंगे हम 7। लीप ईयर डे जो होते हैं वो कितने होते हैं 366 होते हैं। हमारा एक वीक अगर हम देखें तो कितना होता है 7 होता है ना। अगर हम बोलें 1 वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज होते हैं, तो इसलिए हम इसमें से हम डिवाइड कर देंगे 7 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए उसने हमसे पूछा क्या है। अब उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द चेंजेस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। उसने हमें ट्यूसडे के बारे में बात करी है। वीक कितने होते हैं 7 है ना, एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब वीक महीने के हिसाब से साल के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज ही होते हैं ना। तो एक वीक में हमारे 7 डेज हुए, उसके प्रोबेबिलिटी में ट्यूसडे कितने बार आता है उसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं हम लोग। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास ट्यूसडे कितने बार आया एक हफ्ते में। सैम्पल स्पेस देखिए, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे टू मंडे। यही पॉसिबिलिटीज़ है एक हफ्ते के लिए। तो देखिए इसमें से ट्यूसडे कितने बार आया है, मंडे के साथ ट्यूसडे आया, ट्यूसडे के साथ वेनेसडे आया, इन 2 टाइम्स में हमारे पास क्या आया ट्यूसडे आया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/7। 7 किसके लिए हुआ हमारा एक वीक, 7 मतलब होता है एक वीक, एक वीक में 2 बार संडे आता है, यही हमें बोलना है। उसने बोला था ना 53 राइट। तो इसमें से हमने बता दिया कि एक हफ्ते में 2 ट्यूसडे आते हैं, तो टोटल कितने भी आए हमें एक हफ्ते में बताना था। तो एक हफ्ते में कितने आ रहे हैं हमारे पास 2 आ रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई ना। हाँ हम अगर 366 के हिसाब से देखेंगे तो हमारी क्वांटिटी कुछ अलग होगी, बट उसने हमें सिर्फ एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी पूछी है कि ट्यूसडे हफ्ते में कितने आते हैं। तो कितने आते हैं 2 आते हैं 7 में से। क्लियर हो गया ना ये बात। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। An experiment succeeds twice as often as it fails. Find the probability that is the next 6 trials there will be at least 4 success. 6 trials हुए थे, 6 ट्रायल में से 4 जो हैं वो क्या हुए सक्सेस हुए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है वो और उससे ज़्यादा, मतलब 4 5 6 कंडीशन हम क्या लेंगे सक्सेस के लिए लेंगे। तो द सक्सेस इज ट्वाइस एट इट फेल्स। ट्वाइस सक्सेस क्या है ट्वाइस है फेल के, मतलब हमारी सक्सेस कितने बार हुई 2 बार, फेल कितने बार हुए हैं 1 बार। टोटल कितना हो गया हमारे पास 3। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस इज अ ट्वाइस एज ऑफ्टन इन अ फॉल्स। फॉल्स मतलब फेल होने की, सॉरी फॉल्स नहीं है फेल ही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमारे जो सक्सेस है वो ट्वाइस है किसके फेल होने की कंडीशन से। मतलब फेल कितने बार हुआ होगा एक बार ही हुआ होगा, क्योंकि उसने बोला कि फेल की कंडीशन से सक्सेस ट्वाइस है मतलब डबल है। तो सिंगल ही रहा होगा तभी वो डबल में सक्सेस है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 जो कि सक्सेस के लिए, 1 जो कि फेल के लिए, दोनों को मिलाए तो कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज इक्वल्स टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, फेल की कंडीशन क्या होगी 1/3, बिकॉज सक्सेस डबल है तो हमारे फेल की कंडीशन कितनी रही होगी 1/3 ही रही होगी। नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने बताया कितने हैं हमारे पास 6 है। 6 में से उसने क्या बोला है कि एट लीस्ट 4 सक्सेस इन 6 ट्रायल। 6 ट्रायल में से 4 जो है वो क्या है हमारी सक्सेस है, एट लीस्ट मतलब वो और उससे ज़्यादा। तो देखिए 6 यहाँ पे हम जब वो और उससे ज़्यादा कंडीशन में ले रहे तो हम क्या लेंगे 4 5 6। यहाँ पे पी एक्स जो है वो नहीं यूज़ होगा। आप लोग चाहे तो कि पी एक्स इक्वल टू 0 1 2 इस तरीके से सॉल्व करें, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे एक्स की कंडीशन हम देख रहे हैं, बस नॉर्मल फॉर्म में लिख रही हूँ कि यहाँ पे 4 सक्सेस का बोला गया तो किस तरीके से होगा 4 5 6, ये उसकी सक्सेस के लिए देखा जाएगा। तो देखिए 6C4 2/3 की पावर 4 1/3 की पावर 2 6C5 2/3 की पावर 5 1/3 की पावर 1 प्लस 6C6 1/3 की पावर 6 एंड 1/3 की पावर 0। यही प्रोबेबिलिटी है ना हमारी। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 4 5 6, 4 से ग्रेटर ही है सब में, तो मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 2/3 की पावर 4, इधर से क्या बच रहा है 6 4 एंड 6 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास 2। देन यहाँ पे क्या बच रहा है 1/3, स्क्वायर के फॉर्म में 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/9 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 6 5
एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास 5, 5 से 5 कट गया, सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास 6 बच रहा है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 2/5, बिकॉज एक 4 हमने ले लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी, तो एक ही जो वो है पावर वो बचेगी, तो 2/3 की पावर 1 एंड 1/3 की पावर 1 एज इट इज मल्टीप्लाई 6 क्या होता है हमारे पास 1 ही बचेगा ना सॉल्व करने पे, तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई विथ 2/3 की पावर 2, 2 क्यों, क्योंकि 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा, तो 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 1। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 6 है, इसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। 6 मल्टीप्लाई विथ 4, 6 मल्टीप्लाई विथ 5 देन 4, तो 4 को 4 से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, है ना, तो 3 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 15, तो यहाँ पे आ गया 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/9 प्लस यहाँ पे देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में हम एलसीएम ले लेंगे। अभी डायरेक्टली लिख देते हैं 15/9, 12/9, 4/9 एंड 2 की पावर 3/4, 2 की पावर 3/4, इसमें हमने टोटल किया क्या आ गया 31, एलसीएम लिया 9। अब इसको ऐसे भी लिखा रहने देंगे तो भी करेक्ट है, और थोड़ा सा मतलब सेपरेट करके लिखेंगे तो 31/9, 2/3 की पावर 4, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो देखिए आप लोग, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन, कितने टाइम एक मैन जो है एक फेयर कॉइन को टॉस करता है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट हेड इज मोर देन 90%, 90% एटलीस्ट वन हेड उसके पास आ रहा है। हाउ मैनी टाइम्स, अब लिखा नहीं है कि उसने कितने बार एक कॉइन को टॉस किया, तो हम मान लेते हैं एक कॉइन जो है वो कितने बार टॉस हुआ है, n टाइम्स टॉस हुआ है। अगर इसमें लिखा रहता 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो हम वो लिखते। अब इसने ये कहा है कि एक इंसान ने, एक मतलब एक मैन ने कितने बार टॉस किया है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट, वो हमसे पूछ ही रहा है कि कितने बार उसने टॉस किया होगा कि उसके पास 90% जो है वो क्या आए हैं, हेड आए हैं। ओके उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी टाइम्स, मतलब हम बताएंगे कि कितने बार वहाँ पे जब उसने कॉइन टॉस किया तो क्या आया हमारे पास 90% हेड अपीयर हुए। तो देखिए कॉइन टॉस करने की एक बेसिक कंडीशन क्या होती है, हेड और टेल आने की, जो कि क्या है हमारे पास टोटल कलेक्शन 2 हो गया। लेट n टाइम्स अ कॉइन इज टॉस, n टाइम एक कॉइन को हमने टॉस किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी 1/2, तो एक बार कॉइन टॉस होता है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक बार हेड आता है एक बार टेल आता है, तो यहाँ पे 1/2। नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 की पावर n। अब n क्यों लगाया है, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि कितने बार टॉस हुआ है, तो हम 1 को कैसे माइनस कर दें। ऐसे तो हम नॉट की कंडीशन में क्या किया करते थे 1 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2, यही किया करते थे ना हम नॉट की कंडीशन में। बट यहाँ पे हमें गिवन नहीं है ना कि कितने बार उसने कॉइन को टॉस किया, तो हम कैसे बता दें कि प्रोबेबिलिटी 1 तक ही जा रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ था एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब 1 और 1 से बहुत ज़्यादा तक हमारे जो नंबर्स है वो अपीयर हुए हैं, 1 और 1 से बहुत ज़्यादा तक, क्योंकि 90% हेड ही आए हैं, तो कितने बार टॉस हुआ है वो हमको पता नहीं है। चाहे 4 बार हुआ चाहे 3 बार हुआ, कितने बार टॉस हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं नॉट अ हेड के लिए 1/2 की पावर n। ये चीज़ क्लियर हो गई। एट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड अपीयर, प्रोबेबिलिटी वन हेड अपीयर होने की कितनी है, 1 में से हम ये क्या माइनस कर देंगे, नॉट हेड की कंडीशन को माइनस कर देंगे। हमेशा हम यही तो करते हैं, कोई भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है तो उसमें से हम टोटल जो दूसरा कलेक्शन उसको सेपरेट कर देते हैं, तब हमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता कि 4 हेड आए हैं, है ना, और हमें बोला होता एटलीस्ट 6 हेड अपीयर, तो हम क्या करते 6 में से 4 3 2 इन सब को माइनस कर देते, तो हमें एटलीस्ट 6 से 5 भी आएगा इसमें। अगर उसने बोला एटलीस्ट 6 हेड अपीयर, तो 6 से कम के जितने भी होते हैं वो माइनस कर देते। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट वन हेड अपीयर, एक हेड तो अपीयर हो ही रहा है और एक से ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, तो मतलब नॉट हेड की कंडीशन को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे उसमें से, तब हमारी कंडीशन एटलीस्ट 1 की वेरीफाइड होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 - 1/2 की पावर n। इतना क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड अपीयर फॉर दी, जो हमारे पास नॉर्मल वे है उसने क्या लिखा है कि एटलीस्ट वन हेड इज़ मोर देन 90%, एटलीस्ट वन हेड मोर देन 90%। तो यहाँ पे हम 90% को भी सॉल्व कर लेते हैं। 90% विच इज़ इक्वल्स टू 90/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.9। उसने लिखा है मोर देन, ओके मतलब एटलीस्ट से जो है कंडीशन क्या है हमारे पास मोर देन है 90% की, तो 90% की कंडीशन जो है वो एटलीस्ट से मोर देन है। ठीक है, तो हमारा एटलीस्ट क्या हो गया मोर देन हो गया, किस कंडीशन से 90% की कंडीशन से। तो देखो
यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%, इज मोर देन 90%, मतलब हमारा एटलीस्ट जो है वो मोर देन है 90% से। लिख दीजिए 1 - 1/2 की पावर n विच इज मोर देन टू 0.9। अभी सॉल्व किया तो वैल्यू आई है 0.9। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। 1 को उधर साइड भेजेंगे तो -1/2 की पावर n 0.9 -1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन जो है वो चेंज होगा। साइन क्यों चेंज होगा, ये नेगेटिव जो है वो उधर साइड हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं। ये नेगेटिव राइट हैंड साइड अप्लाई होगा तो साइन जो है ऑब्वियसली बात है चेंज होगा। तो 1/2 की पावर n साइन चेंज हुआ, ये क्या हो गया, लेस देन हो गया, और 0.9 क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन हो गया। 0.9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। तो 1/2 की पावर n विच इज़ लेस देन टू 0.1। 0.1 को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म से परसेंटेज फॉर्म में लिखना चाहें या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 की पावर n विच इज़ लेस देन टू 1/10। ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो किस चीज़ के लिए आया, एटलीस्ट वन हेड इज़ मोर देन 90%, ये तो ये चीज़ लिखी है हमने। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टाइम्स, कितने बार टॉस हुआ है, मतलब हमें फाइंड करना है n। तो लिखिए n की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। 0 तो कभी पुट नहीं होगी क्योंकि उसने क्या कहा है, एटलीस्ट 1, मतलब एक तो है ही, एक से ज़्यादा कुछ भी, लेकिन 1 तो है ही फिक्स, तो 1 से कम तो हम पुट ही नहीं कर सकते। तो पुट n इक्वल्स टू 1। अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करती तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, जो कि 1/10 से लेस देन है। अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ 2 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 विच इज़ लेस देन टू 1/10। 3 पुट करने पे क्या आ रहा है, 1/8। 4 पुट करके देखते हैं। अगर मैं 1/2 की पावर 4 पुट करती हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/16 आ रही है। 1/60 का मीनिंग हो गया कि हमारे n इक्वल टू 4 रखने पे हमारी कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो रही है। क्यों, क्योंकि 1/4 रखने पे हमारे जो है 1/10 से ग्रेटर वैल्यूज आ रही है। तो हमने प्रूफ कर दिया। उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, उसने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे चेंज हुआ था ना साइन। अब हमें क्या करना था, n की वैल्यू को, n की टर्म को ग्रेटर लाना था, तभी जाके जो 90% है हेड अपीयर होने की कंडीशन वेरीफाई होती। तो यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो जो हमारी कंडीशन है n के साथ वाली वो लेस आ रही थी 1/10 से। बट जैसे ही हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 4 पुट किया, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो 1/10 से ग्रेटर आ रही है। ग्रेटर आ रही है मतलब n की वैल्यू जो है 4 और 4 से ज़्यादा बार जब हमने टॉस किया है तब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ रही है, मोर देन 90%। जब हमने n इक्वल्स टू 4, मतलब जब हमने 4 टाइम एक कॉइन को टॉस किया है तब हमारी प्रोबेबिलिटी हेड आने की 90% आ रही है। क्लियर हो गया, जब हमने एक पॉइंट को 4 टाइम और 4 से ज़्यादा टॉस किया है तब हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% आ रही है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था बट इजी था। नेक्स्ट देखो, इफ अ गेम अ मैन विंस अ रुपीज फॉर अ 6 एंड लॉस अ रुपीज फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। एक डाई थ्रो होती है, अगर जो नंबर है 6 आता है तब वो लड़का जो है या फिर कोई भी जो मैन है वो क्या करता है, जीत जाता है, और अगर 6 नहीं आता है तो वो हार जाता है। किसको हारता है, पैसों को हार रहा है। यहाँ पे देखिए, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। उस मैन ने डिसाइड किया कि वो डाई को जो है वो क्या करेगा, थ्राइस बार थ्रो करेगा। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। बट टू क्वाइट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6 फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विंस लॉस। हमें क्या फाइंड करना है कि उसने कितना जीता और कितना हारा, ये उस हमें फाइंड करना है। तो देखिए, हमें हर चीज़ को पहले लिखना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे कि वो फर्स्ट टाइम टॉस किया तो 6 आया कि नहीं आया, सेकेंड टाइम टॉस कर रहा है तो 6 आया कि नहीं आया, थर्ड टाइम टॉस कर रहा है तो 6 आया कि नहीं आया। ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखिए, डाई, एक डाई सिंपल सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक, इसका टोटल कलेक्शन कितना होता है हमारा, 6 होता है। केस 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट थ्रो में कितनी है, 1/6। इस कलेक्शन में से एक ही बार 6 आ सकता है ना, क्योंकि एक ही बार प्रोबेबिलिटी है। तो अगर एक नॉर्मल डाई को थ्रो किया जा रहा है उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट थ्रो में कितनी है, 1/6 है। सेकेंड केस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इन फर्स्ट। अब फर्स्ट थ्रो में उसने 1 नहीं, उसको 6 नहीं मिला, फर्स्ट थ्रो में उसको 6 नहीं मिला, बट सेकेंड जो थ्रो उसने किया उसमें उसको 6 मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 1 - 1/6, जो कि कितनी होगी हमारे पास, 5/6, राइट।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है उसने कि नॉट गेटिंग अ 6 नहीं मिला। 6 के अलावा कितने नंबर्स है यहाँ पे 5 नंबर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। और यहाँ पे कितने उसने बोला 6 मिल गया, तो 6 कितना एक ही है तो एक ही मिल सकता है, तो 1/6 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5/36। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इन 2 थ्रोज। जो उसने 2 बार थ्रो किया है एक डाई को, तब प्रोबेबिलिटी है 6 आने की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन थर्ड थ्रो में तो आ गई 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा 5/6। एक के लिए सेकंड के लिए भी 5/6, क्योंकि दोनों टाइम नहीं आया है, थर्ड टाइम 6 आ गया, तो 1/6 थर्ड टाइम 6 आने की प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25/216। इतना क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इन थर्ड थ्रो में क्या प्रोबेबिलिटी, जब 6 जो आना चाहिए था वो नहीं आया थर्ड थ्रो में भी, तब कंडीशन क्या होगी 5/6 5/6 5/6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ रही है 125/216। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। क्लियर हो गया ना। एक बार क्वेश्चन में मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया था कि एक मैन है, उसने जो है ऐसा मतलब खेलते ना, कोई गेम खेल रहा था, उसमें क्या कंडीशन थी कि अगर उसके डाई में 6 आता है तो वो जीतता है, और अगर 6 नहीं आता तो वो हार जाता है। उसके बाद उसने बोला है कि उसने कितने बार डाई को थ्रो किया है, 3 टाइम्स थ्रो किया है। 3 टाइम में कंडीशन क्या रहेगी, ये तो पहली बार में 6 आ जाए, ये तो दूसरी बार में 6 आ जाए, ये तो तीसरी बार में 6 आ जाए। और एक कंडीशन क्या होती है कि चारों बार जब उसने थ्रो करा है, मतलब 3 टाइम्स जब उसने थ्रो किया, तो तीनों बार में ही 6 आया ही नहीं। यही कंडीशंस होती हैं। तो ये 4 केसेस हमने लिख लिए। अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना था, अमाउंट ऑफ विन एंड लॉस। विन और लॉस का हमें अमाउंट फाइंड करना था। इतनी चीज समझ में आ गई ना। अगर 6 आता है तो वो पैसे जीतता है, तो पहली कंडीशन में तो 6 आया है ना, तो फर्स्ट केस में हमें प्रॉफिट हो गया 1। सेकंड केस में क्या था, पहली बार में 6 नहीं आया, मतलब ₹1 का लॉस हो गया, बट सेकंड टाइम में 1 आया, तो +1 का फायदा भी हो गया, तो इक्वल में क्या हो गया 0, हमें कुछ नहीं मिला। थर्ड टॉस में देखिए क्या हुआ, फर्स्ट 2 कंडीशन में नहीं आया 6, तो मतलब -1, लेकिन थर्ड कंडीशन में 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों बन के क्या हो जाएंगे 2 + 1, तो कंडीशन किस में जा रही है, माइनस में, मतलब लॉस में ही जा रही है कंडीशन। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या कहा उसने कि आपका जो टॉस किया है उसमें तीनों बार में 6 नहीं आया, तो मतलब -1, तीनों बार में हमारा लॉस हुआ, तो टोटल कितना हो गया -3। इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। पहली कंडीशन में 6 आने की प्रोबेबिलिटी थी, बिल्कुल पहली बार में 6 आ गया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी थी 1 हो गई, तो मतलब हमारे पास ₹1 आ गए। सेकेंड कंडीशन में था पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में आ गया, तो टोटल कलेक्शन 0 हो गया, ना लॉस में ना प्रॉफिट में। थर्ड देखिए, थर्ड केस में था कि पहले 2 में 6 नहीं आया, थर्ड टॉस में 6 आ गया है, तो -1 एंड +1, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो -1, तब भी लॉस में ही जी रहा है वो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इन अ थर्ड थ्रो। थर्ड थ्रो में भी उसको 6 नहीं मिल रहा, मतलब तीनों कंडीशन में उसको क्या मिल रहा है, हमारे पास दूसरे नंबर्स मिल रहे हैं, 6 मिला ही नहीं, तो इसकी कंडीशन क्या होगी -1, तो -3, तो मतलब वो इस टाइम भी लॉस में चाहिए। तो हमें इस टोटल सारी चीज़ों के जो प्रॉफिट है उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। देखो थोड़ा मैंने अच्छी तरीके से लिख दिया है यहाँ पे, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। देन द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम ऑल के हिसाब से टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस वो भी लिख दो, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना उसने कि आप विन और लॉस दोनों के लिए बताइएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया। अब 1/6 मल्टीप्लाई विथ 1, पहली बार में प्रॉफिट हुआ था, दूसरी बार में 0 मल्टीप्लाई विथ 5/36, थर्ड टाइम में क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई विथ 25/216। ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए आया है, हाँ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाया, ये डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करी जा रही है। -3 मल्टीप्लाई विथ 25/216। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आया आपका 1/6, ये पूरी की पूरी टर्म 0, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज़ वैल्यू आएगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375/216 ये वैल्यू आ रही है। एलसीएम ले लेते हैं, 216, 36 - 25 - 375। सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारे पास 400, माइनस का 400 प्लस का 36, इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 364/216। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ रहा है 182/18, अगेन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 91/9। क्लियर हो गया ना किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस, सपोज कीजिए कि हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं ABCD कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज गिवन बिलो। कलर्ड मार्बल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। अब कलर मार्बल्स कौन कौन से हैं, एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लैक है। ए बॉक्स में हमारे पास कितने हैं, रेड 1 है, वाइट 6 है और ब्लैक 3 है। बी बॉक्स में कितने हैं हमारे पास 6 हैं, 6 रेड है और वाइट कितने 2 हैं और ब्लैक कितने हैं 2 हैं। इसी तरीके से सी बॉक्स में कितने, रेड 8 है, वाइट 1 है और ब्लैक भी 1 है। और डी में देखिए, डी में कितने हैं हमारे पास 0, रेड है ही नहीं, वाइट 6 है और ब्लैक कितने हैं 4 है। इस तरीके से हमें लिखा हुआ है।
वन ऑफ द बॉक्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, एक बॉक्स इन चारों में से सिलेक्ट हुआ एट द रैंडम एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन, और उसमें से एक सिंगल मार्बल जो है वो क्या किया है, निकाला गया है फ्रॉम इट। इफ द मार्बल इज रेड, क्या कंडीशन है कि जो मार्बल है वो क्या है, रेड। रेड मतलब हमारी इसकी कंडीशन पूछी जा रही है, रेड की सब बॉक्सेस के हिसाब से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स ए में से ड्रॉन है या बॉक्स बी में से ड्रॉन है या बॉक्स सी में से ड्रॉन है। डी की कंडीशन नहीं पूछ रहा है, ए बी सी की पूछ रहा है, ठीक है। रेड बॉक्स के लिए पूछ रहा है। टोटल बॉल्स कितनी वो देख लीजिए, 6 1 7 8 9 10, तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। टोटल जो मार्बल कलर के हमारे पास जो बॉक्सेस है उसमें बॉल कितनी हो गई, हमारे पास 10 बॉल्स हैं। टोटल मार्बल हमारे पास 10 है, हाँ सॉरी मार्बल वो बॉल्स नहीं है, मार्बल्स हैं। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास 10 है। लेट R1 R2 R3 एंड R4 आर इवेंट ऑफ द बॉक्सेस। R1 R2 R3 और R4 जो है वो क्या है, हमारे इवेंट ऑफ द बॉक्सेस है। कौन से बॉक्सेस के, A B C D के। लेट X इज द इवेंट फॉर अ रेड मार्बल, हमारे किससे पूछा गया, रेड मार्बल के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे हम X को डिनोट कर देंगे इवेंट फॉर द रेड मार्बल। इतनी चीज़ क्लियर है। ये चारों जो है एक दूसरे से इक्वल हैं, तो PR1 इक्वल PR2 इक्वल PR3 इक्वल PR4 विच इज इक्वल्स टू 1/4, बिकॉज टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास 4 हैं, उसमें से हमें किसी भी एक बॉक्स के लिए ड्रॉन करने की बोली गई है। यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ था ये वन ऑफ द बॉक्स हैज़ बीन, राइट। तो वन ऑफ द बॉक्स मतलब इन चारों में से कोई सा भी एक बॉक्स। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। अब देखिए PX/R1, PX/R1 मतलब हमारे पास X क्या है, इवेंट फॉर अ रेड। रेड के लिए देखिए आप लोग, रेड के लिए सबसे पहले क्या है हमारे पास 1/10। 10 क्यों, टोटल कलेक्शन कितना है हमारे पास, टोटल मार्बल्स है हमारे पास 10 है, उसमें से हमारे पास रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये देखो 1 है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1। अनदर कितनी है हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे 6। ये पूरा रेड आने की कंडीशन ये पूरी लिखनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PX/R1 विच इज इक्वल्स टू 1/10, PX/R2 विच इज इक्वल्स टू 6/10, कैंसिल आउट किया तो 3/5, PX/R3 विच इज इक्वल्स टू 8/10, कैंसिल आउट किया तो क्या है हमारे पास 4/5, PX/R4 विच इज इक्वल्स टू 0/10, जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब टोटल की बात करी जा रही है, किस तरीके से टोटल फाइंड करेंगे, इन चारों को ऐड करके। तो PR1 PX/R1 प्लस PR2 PX/R2 प्लस PR3 PX/R3 प्लस PR4 PX/R4, R4 R3 R2 R1 चारों के चारों एक दूसरे से इक्वल है, तो वैल्यू कितनी थी 1/4 थी। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, 1/4 मल्टीप्लाई विथ 1/10 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई विथ 3/5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई विथ 4/5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई विथ 0। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई 1/40, इसको इससे मल्टीप्लाई 3/20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, क्या बच रहा है 1/5, इसको 0 से मल्टीप्लाई 0। एलसीएम लिया 40, 1 प्लस 6 प्लस 8, तीनों का ऐड किया कितना आ रहा है 15, 15/40 विच इज़ इक्वल्स टू 3/8। ये चीज़ क्लियर हो गई ना किस तरीके से आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है रेड के लिए। रेड के लिए हम चारों में देख लेते हैं, तो PR1X, R1 मतलब क्या हुआ हमारे पास A, R1 किसके इक्वल है, हमारे A के इक्वल है, तो A में रेड मार्बल्स कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो PR1 PX/R1 अपॉन PR1 मल्टीप्लाई विथ PX/RI, इसका ये जो टोटल है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए 1/4 मल्टीप्लाई विथ 1/10 अपॉन 3/8। इस चीज़ को बार बार हमें सॉल्व ना करना पड़े इसलिए मैंने एक ही बार सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमेशा टोटल ही आता है ना इसलिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 1/40 मल्टीप्लाई विथ 3/8/3। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं 2 की टेबल से, 4 ज़ा एंड 4 यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 2 ज़ा, यहाँ पे 10, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/15 आ रहा है। क्लियर हो गया। इस तरीके से बी बॉक्स में देख लेते हैं कितने रेड बॉल्स हैं। बी मार्बल जो हमारा है उसमें हम मतलब बी बॉक्स में कितने रेड मार्बल्स है वो हमको फाइंड करने हैं। तो PR2/X विच इज़ इक्वल्स टू PR2 PX/R2 अपॉन PRI PX/RI। इसमें वैल्यू क्या है 1/4 मल्टीप्लाई विथ 3/5 अपॉन 3/8। तो यहाँ पे देखिए 5 4 ज़ा 20, 3/20 मल्टीप्लाई विथ 8/3। कैंसिल आउट करते हैं 2 की ही टेबल से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 4 ज़ा, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, अभी हमने कैंसिल आउट किया था 10, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 5, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ रहा है बच रहा है हमारे पास, इधर से 2 बच रहा है, इधर से 5 बच रहा है, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5 आ गई। क्लियर हो गया। इसी तरीके से R3 के लिए देखिए PR3 किसके लिए, सी बॉक्स के लिए है,
तो पी एक्स अपॉन आर थ्री, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/4 मल्टीप्लाई विथ 4/5 अपॉन 3/8 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 4 से 4 कट गया, क्या बच रहा है 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई विथ 8/3, कुछ भी नहीं कट रहा है, 3 5 15, 8/15। अब यहाँ पे देखिए R4x पी R4 अपॉन एक्स। अब R4 में आपको पता है क्या टर्म थी हमारे पास, R में रेड बॉल्स एक भी नहीं थी ना, ये देखो ना R में रेड बॉल्स जो है एक भी नहीं थी। R4 क्या है हमारा, D है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग कंफ्यूज ना हो। R1 R2 R3 एंड R4। R1 मैंने A को एज्यूम किया था, R2 मैंने B को एज्यूम किया था, R3 मैंने C को एज्यूम किया था, R4 मैंने D को एज्यूम किया था। तो R4 में रेड मार्बल्स कितने हैं, 0 है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डायरेक्टली 0 लिख दिया है। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Assume that the changes of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack. योगा और मेडिटेशन से रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो है वो 30% कम हो रहा है, ठीक है। एंड prescriptions of certain drugs reduces its changes by 25%। जो उसमें ड्रग्स के रिड्यूस होने के कारण से कितना चेंजेस आ रहा है, 25% आ रहा है। कब, जब हम क्या ले रहे हैं वहाँ पे, प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हैं, ओके। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन। एक पेशेंट जो है वो एक टाइम पे कोई भी एक ही ऑप्शन, कोई भी 2 ऑप्शन, सॉरी, एक पेशेंट जो है वो एक टाइम पे कोई भी 2 ऑप्शंस जो है वो चूज कर सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 ऑप्शंस इक्वल प्रोबेबिलिटीज। it is given that after going through one of the 2 options, अगर वो one of the 2 options के पास जाता है, the patient selected at random suffered a heart attack। तो वो पेशेंट जो है वो सफ़र होने वाला हार्ट अटैक से कोई भी रैंडम ऑप्शन सिलेक्ट करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो हमें फाइंड करना है कि उस पेशेंट ने मेडिटेशन एंड योगा को सिलेक्ट किया है अपने 2 ऑप्शन में से। इसमें ये दिया हुआ है कि हार्ट अटैक के चांसेस 40% हैं, ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें पेशेंट के लिए, और उसमें से अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है तो उसका हार्ट अटैक के चांसेस 30% रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद अगर लेने से 25% चांसेस जो है वो हार्ट अटैक के कम हो रहे हैं। तो उसने ये बोला है कि उसके पास 2 ऑप्शन है पेशेंट के पास, तो पेशेंट ने 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, वो क्या है, मेडिटेशन एंड योगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको फाइंड करना है। द चेंजेस ऑफ द पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। उसमें से मेडिटेशन एंड योगा में कितना है हमारे पास, रिस्क कितना कम हो जाता है, 30% कम हो जाता है। ड्रग्स में कितना कम होता है, 25% कम होता है। लेट एक्स इज अ इवेंट फॉर द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का रिस्क वाला जो इवेंट है उसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। लेट एम फॉर द मेडिटेशन एंड योगा। देखिए ड्रग्स के लिए मैं डी एज्यूम करूंगी और मेडिटेशन एंड योगा के लिए, इसमें योगा भी लिख दीजिएगा, मेडिटेशन एंड योगा के लिए हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे, ड्रग्स के लिए डी से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़। पी एम विच इज इक्वल्स टू पी डी इज इक्वल टू 1/2। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इसका क्या मीनिंग है वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे बोला गया था आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें से एक क्या है हमारा मेडिटेशन, एक क्या है हमारे पास ड्रग। तो टोटल कितना है हमारे पास, 2 है, 2 में से एक ड्रग होगा या फिर एक मेडिटेशन होगा। तो इसी तरीके से हम इसी कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक कॉइन को टॉस किया गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक बार हेड आने की होती है, एक बार टेल आने की होती है, यही प्रोबेबिलिटी होती है ना। एक बार हेड आता है एक बार टेल आता है, तो हम लिखते कैसे, 1/2 ही लिखते हैं ना, कि एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। उसके पास 2 ऑप्शन है, एक मेडिटेशन का एक ड्रग का। तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो मेडिटेशन होगा, ये तो ड्रग वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पी एक्स अपॉन एम। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज द इवेंट फॉर द हार्ट अटैक। एक्स जो है इवेंट फॉर द हार्ट अटैक है, और एम क्या है हमारे पास, मेडिटेशन एंड योगा है। उसके कितने चांसेस है, 30% और 40% चांसेस है हार्ट अटैक के, उसमें से 30% वो प्रिवेंट करता है। तो बचा कितना, 70%। तो 70% और 40%, 70% में से 40% है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 70/100 मल्टीप्लाई विथ 40/100 विच इज इक्वल्स टू 28/100 विच इज इक्वल्स टू 0.28। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, मैम ये किस तरीके से आ रहा है और ये किस तरीके से आ रहा है। टोटल उसने क्या कहा था कि 40% चांसेस है हार्ट अटैक आने के, मतलब टोटल पर्सन्स कितने हैं वो हमको पता नहीं है। हम मान लेते हैं टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास, 100 है। 100 में से 30% चांसेस हैं उसके बचने के हार्ट अटैक से। कब, जब वो क्या करता है, मेडिटेशन और योगा करता है। तो 100 में से 30 गया तो कितना बचा हमारा, 70%। अब वो 70% में से हार्ट अटैक आते कितने लोगों को है, चांसेस कितने हैं, 40%। 70% में से 40% लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते
रहते हैं। तो 30 में जब 100 में से 30 हमने माइनस किया, 100 पीपल्स थे, उसमें से उसने कहा कि 30% चांसेस हैं अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हैं हार्ट अटैक से बचने के। तो कितना बचा हमारे पास, अगर हम मेडिटेशन और योगा कर लेते हैं तो कितने चांसेस बचे हार्ट अटैक आने के? 70% चांसेस बचे। अब उस 70% चांसेस में से भी हार्ट अटैक आ कितने लोगों को रहा है? तो 40% को आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 70% ऑफ 40%, और यहाँ पे हमने सॉल्व करके लिख दिया। क्लियर हो गई ना ये चीज़? यही चीज़ ड्रग्स के साथ भी होगी, PD/M विच इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ड्रग्स लेने के बाद कितनी प्रोबेबिलिटी बच रही थी हमारे पास? ड्रग्स लेने के बाद हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बच रही है हमारे पास कितनी? 25% हमारी ड्रग्स लेने की प्रोबेबिलिटी है। 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यहाँ पे आप x/d लिखिएगा, D/m नहीं, x/d। मतलब यहाँ पे क्या है? इवेंट फॉर द हार्ट अटैक, और d क्या है हमारे पास? ड्रग्स। ड्रग्स की हेल्प से कितने बच रहे हैं? तो उसने कहा है अगर आप ड्रग्स लेते हो तो 25% चांसेस है आपके बचने के हार्ट अटैक से। ओके, अब टोटल लोग कितने हैं? 100 लोग हैं। 100 में से 25 हमने माइनस किया, बचा कितना? 75%। 75% ड्रग्स लेने के बाद भी कंडीशन है क्या आने की? हार्ट अटैक आने की। उसमें से 40% लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, 75% ऑफ 40%। तो 75% अपॉन 100 मतलब 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ 40 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 0.30। क्लियर हो गया किस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं? अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे उसने क्या बोला है कि सिलेक्ट, उसने क्या किया? मेडिटेशन और योगा सिलेक्ट किया है। किसके लिए? हार्ट अटैक से प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए। उसने किस चीज़ को, किस कोर्स को उसने एज्यूम किया है? उसने बोला कि वो मेडिटेशन और योगा करेगा, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो PMX विच इज इक्वल्स टू PM PX/M अपॉन PM PX/M प्लस PD PX/D। इसकी वैल्यू क्या है? 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.28 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.28 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.30 विच इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.14, यहाँ पे भी सेम होगा 0.14, एंड 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.15। इसको ऐड करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 0.29, पॉइंट से पॉइंट हटाए तो क्या आ रहा है हमारे पास? 14/29। क्लियर हो गया किस तरीके से मेरा आंसर आया है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज आइदर 0 और 1। डेरिवेटिव चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, तो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट ना हो। इज आइदर 0 और 1, कंडीशन क्या दे रखी है? एक 0 दे रखी है, एक 1 दे रखी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें जो डिटर्मिनेंट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 होते हैं ना, 2 × 2 रो एंड कॉलम, राइट। 2 × 2 मतलब ये होता है ना, 2 × 2 यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मतलब 2 रो, 2 रोज होती है, 2 कॉलम्स होते हैं। ये रही 2 रो और ये रहे 2 कॉलम्स है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे होंगे, और वो एलिमेंट क्या होंगे? या तो 0 0 होंगे या तो 1 होंगे, है ना। इस तरीके की कंडीशन उसने बोली है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। उसने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या होंगी? हमारी पॉजिटिव होंगी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, एक बार और समझ लीजिए। इसने बोला है कि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद उसने बोला है कि आइदर 0 और 1, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। जो अंदर एलिमेंट होते हैं रो एंड कॉलम जिसको हम बोल देते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो? एक या तो 0 हो या तो 1 हो। अब उसमें भी उसने बोला है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए? आपके पास पॉजिटिव ही आनी चाहिए। एज्यूम दैट द इंडिविजुअल एंटायर ऑफ द डिटर्मिनेंट आर चूजन इंडिपेंडेंटली, ईच वैल्यू बीन्स एज्यूम विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 के फॉर्म में हमें एज्यूम करनी है, ऐसा वो बोल रहा है। इस चीज़ को हम अभी रहने देते हैं। हम जो बेसिकली हमें क्वेश्चन में दिया है वो हम ध्यान से पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे एज्यूम करने को बोल रहा है। एज्यूम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं जब हमको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज आइदर 0 और 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये तो 0 होना चाहिए, ये तो 1 होना चाहिए। देयर आर 4 एलिमेंट्स, है ना। एक डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? जब 2 ऑर्डर की बात होती है तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगर वहीं पर हमारे जब 3 एलिमेंट्स की बात होती है, 3 का पता है ना, जब 3 × 3 ऑर्डर होता है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3, 3, 6, 7, 8, 9, उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? हमारे 9 एलिमेंट्स हो जाते हैं। बट 2 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। उस 4 एलिमेंट में भी 0 और 1 ही पुट कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं पुट करना है, सिर्फ 0 और 1 की कंडीशन में देखना है। ऐसे में कितनी कंडीशन बन सकती है? तो चारों 0 हो, या एक 0 हो बाकी 3 0 हो, या फिर एक साइड 0 हो बाकी 0। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी कंडीशंस बन सकती है। इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, इन्फिनिटी तक सीरीज जा सकती है।
अब न इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगी बिकॉज 0 से 1 की पॉसिबिलिटी कम ही है, बिकॉज 4 उसमें देखने हैं 4 ऑर्डर में, तो इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा, बट हाँ इसकी वैल्यूज़ और 2-3 जो डिटर्मिनेंट है उसमें पॉसिबल हो सकती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल डिटर्मिनेंट हमको देखने हैं। यहाँ पे देखिए अब 2 की पावर कितनी ली जाएगी, कितने एलिमेंट्स होते हैं, टू ऑर्डर ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में 2 × 2 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैंने उस टाइम भी बताया था कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं। 3 ऑर्डर 3 में कितने होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, एंड क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 में से हमें क्या देखना है, पॉजिटिव डिटर्मिनेंट देखने हैं। तो पॉजिटिव डिटर्मिनेंट देखिए 1 × 1 पॉजिटिव आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते 1 × 1 इधर साइड लिखते ना, तो हमारे पास क्या जाता है नेगेटिव आता। बिकॉज देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 0 1 1, तो 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या कौन सी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। बट हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हम इस तरीके की वैल्यूज़ को एज्यूम नहीं करेंगे। तो 1 × 1 इज पॉजिटिव का 1, 1 × 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव का 1, बस यहाँ पे टर्म्स चेंज करी तब भी पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे इधर इस फर्स्ट वाले फेसेस पे ना आपको 1 रखना ही रखना है, तभी हमारा पॉजिटिव फेस आएगा। इसकी जगह पे दूसरे एलिमेंट आए नहीं कि हमारा जो फेस है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 1 फिर अगेन क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1। तो ये 3 कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ रहा है। अदर कंडीशन मैंने पुट करके देख लिया है तो नेगेटिव आ रहा है, समझ गए ना। तो प्रोबेबिलिटी विद द पॉजिटिव डिटर्मिनेंट रिजल्ट कितना है हमारा 3/16। कितने हैं हमारे पास 3 है, टोटल कलेक्शन कितना है 16, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 3/16 आ गया। क्लियर हो गया ना किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ two subsystems says A and B from the previous testing products. The following probability are assumed to be known as possible probabilities। क्या क्या हमें गिवन है, A अगर A फेल होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, अगर B फेल होता है अलोन, B अकेला फेल होता है तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.15, और A और B अगर दोनों फेल होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 0.15। मैं बार बार फेल को फॉल्स पढ़ लेती हूँ गलती से। A एंड B अगर फेल होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15 है। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। अब हमें सॉल्व करना है फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़ को। फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि A फेल है और B भी फेल है, A भी फेल है B भी फेल है, दोनों के दोनों क्या है फेल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखिए PA फेल कितनी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.2, B अकेला फेल हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15, दोनों फेल हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.15। प्रीवियस टेस्टिंग किसकी हुई है A और B के फॉर्म में ही हो रही है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड ये चीज़ करनी है, किस तरीके से फाइंड होगा, probability of B fails minus probability of A intersection B multiply with P A and B। P A and B उसने बोला था ना, A and B, A and B, and का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन, and लिखा हुआ है मतलब इंटरसेक्शन। तो लिख लीजिए आप लोग P A इंटरसेक्शन B, जो कि क्या होगा हमारे पास P फेल होने की कंडीशन कितनी है हमारे पास 0.15। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई है, दोनों फेल होने की कितनी है 0.15 है, विच इज़ इक्वल्स टू अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल। अब बी फेल होने की प्रोबेबिलिटी अलोन में हमें अभी गिवन नहीं है तो हमें फाइंड करनी, बिकॉज यहाँ पे अलोन बोला गया है, बट यहाँ पे हमारे ए और बी के दोनों फेल होने की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पी बी फेल, अलोन नहीं है, पी बी फेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। और यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन की बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन में, जो कि क्या है हमारे पास 0.15 है। इसको हम इधर साइड ले जाएंगे नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 0.15 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग बी फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.30 है। अकेले फेल होने की बात हो रही थी, यहाँ पे कलेक्शन में फेल होने की बात हो रही है, इसलिए हमने बी को सेपरेटली सॉल्व किया है। बी के फेल होने की चीज़ हमने 0.15 इसलिए नहीं लिखी है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ बी अलोन की बात हो रही थी, यहाँ पे ए और बी दोनों के फेल होने की बात हो रही है। समझ गए ना आप लोग किस तरीके से फाइंड हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या फाइंड करना है हमको, ए फेल अलोन। अब ए अकेला फेल हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ए फेल माइनस पी ए एंड बी फेल। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब ए फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमको देखनी है, ये हमें नहीं पता है तो ये चीज़ तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें वैल्यू किन की पुट करनी पड़ेगी इसकी। ए फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, टोटल कलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी मतलब टोटल फेल होने की 0.15, 0.15 में से 0.2 माइनस वो तो हमारा आंसर क्या है 0.05।
क्लियर हो गया ना ये चीज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। एक बॉल जो है वो बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर करी गई है, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, देन वो जो बॉल है वो बैग 2 में से निकाली गई है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंडेड टू बी रेड, और जो बॉल ड्रॉन की गई थी उसको हमने देखा तो वो क्या निकली, रेड कलर की निकली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि वो जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो क्या थी, ब्लैक थी। तो देखिए बैग 1 में कितने हमारे पास रेड और ब्लैक है, रेड बॉल्स 3 है, ब्लैक बॉल्स कितनी है, 4 है। टोटल कलेक्शन बैग 1 में कितना है, 7 है। बैग 2 में कितना है, 9 है। उसमें रेड कितनी थी, 4, और ब्लैक कितनी थी, 5। समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए लेट E1 एंड E2 द इवेंट ऑफ रेड एंड ब्लैक। E1 जो है वो रेड को डिनोट कर रही है, E2 जो है वो ब्लैक बॉल को डिनोट कर रही है। वन बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू 2। बैग 1 से बैग 2 में जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो 1 ही बॉल ट्रांसफर हुई है। बैग 1 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। बैग 1 में हमारे पास रेड बॉल की कंडीशन कितनी है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/7। रेड बॉल की ही बात की जा रही है अभी, तो रेड कितने, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं हमारे पास, 4 है। तो देखिए बैग 1 PE1 इक्वल टू 3/7 एंड PE2 इक्वल टू 4/7। इसमें रेड बॉल की कंडीशन 4 है, इसमें 3 है। लेट R इज अ इवेंट फॉर अ रेड बॉल। R डिनोट कर रहा है रेड बॉल का इवेंट। ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 में से निकाली गई है। एक हमारे उसने बोला था कि बैग 1 में से बैग 2 में पुट हुई है, एक वो बोलता है कि फिर बैग 2 में से निकाली गई थी। 1 में नहीं पुट हुई है लेकिन बैग 2 से फिर निकाल के देखी गई थी, तो वो क्या फाउंड हुई थी, रेड कलर की फाउंड हुई थी। ओके तो PR अपॉन E1 विच इज इक्वल्स टू 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब 5/10 किस तरीके से आया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी हमारे पास, 4 थी ना, और ड्रॉन कितनी हुई थी हमारे पास, रेड बॉल 1, मतलब जो रेड बॉल निकली थी वो 1 में से ही ड्रॉन करके निकली थी। उसने क्या कहा था कि बैग 1 से बैग 2 में बॉल गई, और हमने फाउंड किया कि वो जो बॉल हमने पुट करी थी किसमें, बैग 2 में, वो क्या निकली थी, रेड निकली थी। एक बॉल इसमें से ड्रॉन करके इसमें पुट करी गई थी जो कि क्या निकली थी, रेड निकली थी। मतलब 4 बॉल्स तो ऑलरेडी थी, एक इसमें और पुट हो गई, तो मतलब एक रेड बॉल प्लस हो गई, राइट। एक रेड बॉल जब इसमें प्लस हुई तो इसमें टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 5 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। अब 5 + 5 टोटल कलेक्शन कितना हो गया रेड बॉल्स का, 10, बिकॉज यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल का कलेक्शन कितना हुआ हमारे पास, 10 हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 10, कट किया तो 1/2 आ गया। क्लियर हो गई ना ये चीज़। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब ड्रॉ नहीं हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 4 है, तो 4/10 विच इज इक्वल्स टू 2/5। क्लियर हो गई ये चीज़। एक बार हमने देखा है जब ड्रॉ की गई, जब पुट की गई। दूसरा क्या है, जब ड्रॉ नहीं हुई थी, रेड बॉल ड्रॉ नहीं हुई है, तब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10 है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमें फाइंड क्या करना है वो आप बताइए पहले। हमें फाइंड करना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ट्रांसफर्ड बॉल जो थी वो क्या थी, ब्लैक थी। अब ब्लैक हमने किससे डिनोट किया है, E2 से डिनोट किया है, राइट। E2 हमने डिनोट किया है किसको, ब्लैक के लिए। तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी की जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो क्या थी, हमारी ब्लैक थी। तो कैसे लिखेंगे हम, E2/R। R हमारा किसको डिफाइन करता है, R डिफाइन करता है रेड बॉल्स के लिए। रेड बॉल में से प्रोबेबिलिटी की वो ब्लैक बॉल ड्रॉन हुई थी, ट्रांसफर्ड हुई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी वो हमको फाइंड करनी है। तो PE2 PR/E2 अपॉन PE1 PR/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई विथ PR/E2, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 4/7 मल्टीप्लाई विथ 2/5 अपॉन 3/7 मल्टीप्लाई विथ 1/2 प्लस 4/7 मल्टीप्लाई विथ 2/5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 3, तो 3/14, 7 5 ज़ा 35 और 4 2 ज़ा कितना हो गया, 8, तो 8/35। 4 2 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 35, तो 8/35। क्लियर हो गई। ये वैल्यूज़ किस तरीके से आई है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 70, तो 70/15 प्लस 16, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। 15 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31/70। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। 80/35 मल्टीप्लाई विथ 7/30, कैंसिल आउट करेंगे। 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया कितना बच रहा है, 2, तो 4 ज़ा 20, यहाँ पे 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 2 एंड यहाँ पे 31, तो 2 8 ज़ा कितना होता है, 16, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16/31। क्लियर हो गया किस तरीके से वैल्यू आई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 देखिए, इफ़ A and B आर
two even such that PA is not equals to 0 and PB upon A which is equals to 1, then हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, हमने लिख दिया 1 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, इसको इधर भेज देंगे, है ना, राइट हैंड साइड में, अभी इसमें डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, तो अगर ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पी ए विच इज़ इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या है, अगर पी ए जो है इनके इंटरसेक्शन के इक्वल है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल्स टू ए, इसका मीनिंग क्या होता है कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है इसी एक्सरसाइज में, तो ए बी का सबसेट है, ये वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से 18 देखिए, इफ़ पी ए अपॉन बी इज ग्रेटर टू पी ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन चारों ऑप्शंस में से, वो देख लीजिए। तो पी ए अपॉन बी विच इज ग्रेटर टू पी ए बी, इसको हम फॉर्मूले बेस्ड में लिख लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी विच इज ग्रेटर टू पी ए, राइट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज़ यहाँ भेज देंगे, अभी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगी तो डिवाइड में, तो किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ ग्रेटर दैन पी ए एंड पी बी, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसी का उल्टा अगर मैं देखूँ तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर टू पी बी, इसका मतलब है कि पी ए और पी बी दोनों किससे ग्रेटर है, बी अपॉन ए से और ए अपॉन बी से। ए अपॉन बी से ग्रेटर कौन है, पी ए, और बी अपॉन ए से ग्रेटर कौन है, पी बी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि पी ए अपॉन बी की कंडीशन में अगर पी ए ग्रेटर है तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, पी बी अपॉन ए इज़ ग्रेटर देन पी बी, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। If A and B are any two events such that PA plus PB minus PA and B मतलब intersection PA intersection B which is equals to PA, then find the probability। तो देखिए क्या गिवन है, PA plus PB minus PA and B which is equals to PA, एंड है तो इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आप लोग देखिए, अगर इनका इंटरसेक्शन, इसके एडिशन के सब किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल्स टू पी बी, तो इनका इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। अगर ये इसके इक्वल है, पी ए के इक्वल, ये पूरी की पूरी चीज़ मतलब इनका एडिशन इसके इंटरसेक्शन से क्या है हमारा, इक्वल है। इसका एडिशन और इसका डिफरेंस हमारा इक्वल है, किसके, पी ए के इक्वल है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। दैट मीन्स दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर एक बेसिक फॉर्म में लिखे तो बी ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगर ऐसा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 1 के। और ये किसका फॉर्मूला होता है, पी ए अपॉन बी विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में हमको ये गिवन था कि ये पूरा का पूरा डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर इसका और इसका एडिशन होने के बाद जो इसका डिफरेंस है वो पी ए के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल हुआ, बी के इक्वल हुआ। दैट मीन्स बी क्या है, ए का सबसेट है, और बी अगर ए का सबसेट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इसको यहाँ पे भेजूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी विच इज़ इक्वल्स टू 1, और ये किसका फॉर्मूला होता है, पी ए अपॉन बी विच इज़ इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है, ए अपॉन बी का होता है ना। तो पी ए अपॉन बी विच इज़ इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। अभी तक हम यही फॉर्मूला लिखते हुए आ रहे हैं, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कन्वर्ट करके, विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये आपका ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।